नमस्कार, मैं धीरेन्द्र सर फिर से आप लोगों को अपने क्लास में स्वागत करता हूं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं बिहार बोर्ड का एक न्यू लेसन लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। तो मेरी आप सबों से गुजारिश होगी कि जितने भी बच्चे हमारे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, कृपया आप किताब को अपने सामने रख लें, क्योंकि आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पता है कि जब भी बिहार बोर्ड के बच्चे प्रोज या पोएम पढ़ रहे हैं तो केवल किताब के कंटेंट्स को न पढ़कर बहुत सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ता है। तो किताब आपके सामने होनी चाहिए, कॉपी कलम आप अपने साथ रखेंगे। आज मैं बिहार बोर्ड की एक कविता जिसका नाम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पढ़ाने जा रहा हूं। And you know that Song of Myself has been written by Walt Whitman. जो भी बच्चे अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप निश्चित रूप से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को विश्वास दिलाया है कि बिहार बोर्ड की तैयारी में आपको ठीक बेहतर ढंग से कराऊंगा, तो मैं कराऊंगा। तो बच्चों, चलिए मैं इस कविता पर आता हूं और इस कविता से संबंधित बहुत सारी बातों को जानने का प्रयास करता हूं। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू a poem which name is Song of Myself, and it has been written by Walt Whitman. First, you know that Walt Whitman was born in America in 1819 and died in 1892. So we can say that he was an American poet. तो बिहार के प्यारे बच्चों, आपको पता है कि जब आप पोएम या प्रोज पढ़ रहे हो, एक एक चीज आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि 50% मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था अपने वीडियो में कि जब मैं कोई कविता या कहानी आपको पढ़ा दूंगा तो पढ़ाने के दौरान ही उससे संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव रेज हो सकते हैं, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, वो आपको सारे का आंसर हमारे वीडियो में मिल जाएगा। तो अभी आपने क्या जाना कि अमेरिका में उनका जन्म हुआ था। वॉल्ट वाइटमैन, जन्म 1819 और मृत्यु 1892। याद रखने का एक तरीका याद रखिएगा, 19 को अगर आप उल्टा कर दोगे तो 91 हो जाएगा। तो जन्म के बाद मृत्यु आता है तो एक जोड़ देंगे तो 92 हो जाएगा। एक टेक्निक याद रखने का। कभी कभी जन्म से संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। दूसरी बात आपने याद रखा कि ही वॉज एन अमेरिकन पोएट। तीसरी बात ऑब्जेक्टिव के सेंस में आप याद रखेंगे, दिस पोएम इज ए लिरिक। लिरिक के बारे में मैंने बताया था आपको, लिरिक मतलब गीत, सॉन्ग, बट विदाउट राइम। इस कविता के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज यह भी याद रखना है कि दिस पोएम
हैज बीन रिटन वेयर नो राइम वॉज यूज्ड and it has been written without rhyme. राइम प्यारे बच्चों शायद आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं, राइम मैंने होता है तुकबंदी, मतलब वीर तुम पढ़े चलो धीर तुम बढ़े चलो, तो चलो चलो इसी को राइम बोलते हैं। यानी जिसका ऊपर वाला और नीचे वाला का उच्चारण एक जैसा हो वो राइम्ड होता है, और अगर नहीं मिलता हो तो अनराइम्ड होता है। क्लियर समझ गए होंगे। दिस पोएम हैज बीन टेकन फ्रॉम लीव्स ऑफ ग्रास। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये जो कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है वो वॉल्ट वाइटमैन ने एक पोएट्री लिखा है जिनका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास। ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स, और कलेक्शन ऑफ पोएम्स और सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ इसी लीव्स ऑफ ग्रास से लिया गया है। लीव्स ऑफ ग्रास के बारे में याद रखिएगा कि लीव्स ऑफ ग्रास पहली बार 1855 में पब्लिश हुआ, और इसको प्रकाशित 1855 में किया गया विथ 12 पोएम्स। उस समय मात्र 12 कविताओं का कलेक्शन था, एंड लास्ट जो इनका पब्लिकेशन हुआ है वो 1892 में विथ 400 पोएम्स। तो अंतिम प्रकाशन इस कविता का 1892 में 400 कविताओं के साथ किया गया। तो लीव्स ऑफ ग्रास के बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखना है। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है कि वॉल्ट वाइटमैन किन किन चीजों के रूप में काम किए। तो वाइटमैन के फादर एक कारपेंटर थे, बढ़ई थे, इसलिए उन्होंने कारपेंटर के रूप में भी काम किया, एक टीचर के रूप में भी काम किया, एक एडिटर के रूप में भी काम किया, प्रिंटर के रूप में भी काम किया, और लास्ट में एक वॉलेंटियर के रूप में भी काम किया। यानी वाल्टमैन वर्क एज कारपेंटर, टीचर, प्रिंटर, एडिटर एंड वॉलेंटियर। वॉलेंटियर आप लोग समझते हैं, कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें वॉलेंटियर होता है, स्वैच्छिक कार्यकर्ता। वॉलेंटियर मतलब जो बिना पैसे का सेवा करे, है ना। तो सिविल वार के दौरान उन्होंने वॉलेंटियर के रूप में भी अमेरिका में काम किया। फिर आप याद रखोगे बच्चों, ही इज नोन एज पीपुल्स ऑफ पोएट, लोगों का कवि भी इसे कहा जाता है। इस जगह आप एक चीज और याद रखेंगे, आपको दो प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि चिल्ड्रेन, पोएट्स ऑफ चिल्ड्रेन किसे कहा जाता है और पोएट्स ऑफ पीपुल किसे कहा जाता है। ध्यान रहे मेरी बातों को। तो पीपुल्स पोएट की अगर हम बात करें तो आप वाल्ट वाइटमैन को लिखेंगे, और पोएट ऑफ चिल्ड्रेन की बात करें तो आप याद रखिएगा वाल्टर डे ला मारे, याद रखेंगे आप। तो इनको लोगों का कवि भी कहा जाता है, याद रखें। अगर पूछा जाए हु इज नोन एज पीपुल्स ऑफ पोएट तो आप वाल्ट वाइटमैन में टिक लगाएंगे। वाइटमैन was 37 years old when he wrote this poem. फिर एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखोगे, जिस समय वॉल्ट वाइटमैन ने इस कविता को लिखा है
उसकी उम्र 37 साल की थी। अब उम्र के बारे में भी आप 2 क्वेश्चन याद रखोगे। अगर 37 साल की बात हो तो वाल्ट व्हाइटमैन आप लिखिएगा, और 20 इयर्स ओल्ड की बात हो, 20 साल की बात हो, तो आप केकीएन दारूवाला यानी फायर हिम के कवि को याद रखेंगे। यानी 2 बातें हमने यहां बताई। एक बताया कि पीपुल्स ऑफ पोएट की बात हो तो आप वाल्ट व्हाइटमैन याद रखेंगे। चिल्ड्रेन ऑफ पोएट की बात हो वाल्टर डेलामारे याद रखेंगे। 37 साल की बात हो वाल्ट व्हाइटमैन याद रखेंगे, और 20 साल की बात हो तो आप केकीएन दारूवाला को याद रखेंगे। क्लियर समझ रहे हैं आप लोग? ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि यू का प्रयोग इस कविता में कितनी बार किया गया है। तो द वर्ड यू हैज बीन यूज्ड ट्वाइस। ट्वाइस माने 2 बार प्रयोग किया गया है। हिज इंपॉर्टेंट वर्क, उनकी फेमस रचनाएं क्या है? तो एक तो लीव्स ऑफ ग्रास, और दूसरा क्या याद रखिएगा, ड्रम टैप्स। ड्रम टैप्स याद रखेंगे प्यारे बच्चों। फिर उसके नीचे मैंने आपको वर्ड मीनिंग लिख दिया है, ताकि जब आप कविताओं को अपने से पढ़ें तो आप समझ पाए। वर्ड मीनिंग भी आप देख लेंगे। एक और छूट गया यहां, स्कूल स्टैंड फॉर सिस्टम ऑफ थॉट्स। जब हम कविता को पढ़ाएंगे तो आप समझेंगे, यानी स्कूल का मतलब विद्यालय होता है, लेकिन इस कविता में स्कूल वर्ड का जो प्रयोग किया गया है वो विद्यालय के लिए नहीं बल्कि सिस्टम ऑफ थॉट्स के लिए। पूछा जा सकता है स्कूल स्टैंड्स हियर फॉर, तो याद रखेंगे सिस्टम ऑफ थॉट्स। और अगर क्रीड्स की बात हो तो याद रखेंगे रिलीजियस बिलीफ्स। तो दीज आर द पॉइंट्स विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड फॉर objective type of questions. Now I am going to start this point. Walt Whitman, वॉल्ट व्हाइटमैन के बारे में जान लें कि अमेरिका का जन्मा हुआ एक ऐसा कवि जो अमेरिका का ग्रेट लिटरेरी फिगर है, बड़े महान कवि। लेकिन दुर्भाग्य वॉल्ट व्हाइटमैन के साथ यह होता है कि जब तक ये जिंदा रहे तब तक इसको उतनी ख्याति और उपलब्धि नहीं मिली जितना प्रसिद्धि और ख्याति इनके मरने के बाद इनको मिला। थ्रू दिस पोएम द पोएट शोज हिज लव टू हिज कंट्री। इस कविता के माध्यम से कवि अपने देश के प्रति प्रेम को दिखाता है कि वह अपने देश को कितना प्यार करता है, साथ साथ पूरी ह्यूमैनिटी को जीवन जीने का एक तरीका बताता है। वो कहते हैं कि जिंदगी जीने का नाम है, और जब हमें जिंदगी मिली है तो हमें खूब इंजॉय करना चाहिए, हमें लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहिए, हमें लाइफ को गाना चाहिए। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, द टाइटल इट सेल्फ सेज कि दिस इज द सॉन्ग ऑफ द पोएट। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मतलब स्वयं की गीत। अब चलिए आप कविता को लाइन बाय लाइन समझने का प्रयास करेंगे। अब आप किताब आपके पास है तो आप किताब को जरूर देखें। I celebrate myself and sing myself. In the very first line the poet says, I celebrate myself. कहता मैं खुद को जश्न मनाता हूं। And sing myself, और खुद गाता हूं। यानी कवि कहता है कि मुझे अपने लाइफ को एंजॉय करने के लिए, अपने लाइफ में उत्सव मनाने के लिए किसी और चीज की आवश्यकता नहीं।
क्योंकि मैं खुद से जश्न मनाता हूं और खुद के लिए गाता हूं। यानी थ्रू दिस लाइन द पोएट वांट्स टू टेल अस दैट वी शुड सेलिब्रेट आवर लाइफ, वी शुड एंजॉय आवर लाइफ। हमें जीने के लिए, हमें जश्न मनाने के लिए किसी और चीज की बहाना करने की जरूरत नहीं है। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। और कभी यह भी कहता है कि मैं जो मानता हूं, एज्यूम मीन्स मानना, धारण करना, यानी जिस चीज को मैं बिलीव करता हूं, जिस चीज को मैं मानता हूं, यू शैल, यू के साथ विल होता है, लेकिन शैल मतलब तुमको भी वो चीज अवश्य मानना चाहिए। क्यों? क्यों भाई? तो फॉर एवरी आइटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। बड़े सुंदर लोगों को जोड़ने की बात इस कविता के माध्यम से कवि करता है। वो कहते हैं कि हमारे बॉडी का एवरी आइटम, हर अणु, हम लोग कहते हैं ना हिंदू धर्म में कि हमारा जो बॉडी है वो 5 तत्व से बना हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। तो कवि यहां यह कहना चाहता है कि जो जो अणु हमारे बॉडी को बनाने में जरूरत पड़ा है, वो सारे अणु या वो सारे कण, वो सारे तत्व आपके बॉडी को भी बनाने में जरूरत पड़ा है। यानी आई एंड यू आर मेड ऑफ सेम मेटेरियल्स, वी आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। द पॉइंट वांट्स टू यूनाइट द होल ह्यूमैनिटी। कभी पूरी मानवता को एकजुट करने का प्रयास करता है और जिंदगी जीने की एक सीख देता है कि हम स्वयं को जश्न मनाते हैं, स्वयं का गीत गाते हैं, और हम जो मानते हैं तुम्हें भी इस चीज को मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि फॉर का मतलब यहां क्योंकि एवरी आइटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड एज बिलोंग्स टू यू। हमारे शरीर जिन जिन तत्वों से बना हुआ है, आपका भी शरीर उन्हीं तत्वों से बना हुआ है। अब दूसरे स्टेंजा की ओर चलते हैं। आई लव एंड इनवाइट माई सो। ध्यान देंगे, कविता की वर्ड है LOAFE, जबकि रियल वर्ड LOAF है। ये ओल्ड वर्ड है इसलिए लगा हुआ है, क्योंकि ओल्ड आप लोगों ने पढ़ा था ना, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, गो में भी ई लगा हुआ तो गोई। तो ओल्ड इंग्लिश में ई बहुत ज्यादा, जैसे मी का MEE होता था, लेकिन रियल इसका स्पेलिंग है LOAF, लॉफ। लॉफ मीन्स भ्रमण करना, घूमना, इधर उधर भटकना। इसलिए हम लोग कई बार बोलते हैं लॉफ, लोफर है तो, इधर उधर घूमने वाले को लोफर बोलते हैं। तो आई लॉफ मतलब मैं विचरण करता हूं, मैं घूमता हूं। एंड इनवाइट माई सोल, और अपनी आत्मा यानी अपनी अंतरात्मा को इनवाइट करता हूं, आमंत्रित करता हूं। आई लीन एंड लॉफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग ये स्पीयर ऑफ समर ग्रास। कभी बड़ा स्वच्छंद मूड का आदमी है, वो कहता मुझे मेरी जहां इच्छा होती है मैं घूमता हूं, विचरण करता हूं। आई लीन, ऐसे तो लीन मैंने झुकना, लेकिन यहां रेस्ट मीनिंग है, यानी मैं आराम करता हूं, मैं घूमता हूं बड़े आराम से। ऑब्जर्विंग ये स्पीयर ऑफ समर ग्रास। और जब मैं घूमता हूं, विचरण करता हूं, तो समर के दिनों में जो ग्रास होते हैं, आप बच्चों बहुत सारे ग्रास देखे होंगे कि घास के जो ऊपर में जो सबसे जो टिप होता है उसका टॉप बड़ा नुकीला होता है। कुछ ऐसे घास होते हैं जो
बड़ा चुभते हैं भाले की तरह। तो कवि कहता है कि जब मैं विचरण करता हूं तो समर के घास में जो भाला है, जो यानी जो चुभने वाले जो पार्ट्स हैं, उसको भी मैं ऑब्जर्व करता हूं, उसका भी मैं अवलोकन करता हूं। यानी यहां कवि प्रकृति के बारे में भी बात करने का प्रयास करता है। फिर कहता है कवि, माई टंग एवरी आइटम ऑफ माई ब्लड, चाहे मेरी जीवा हो या एवरी आइटम ऑफ माई ब्लड, या हमारे रक्त का एक एक कतरा, हर बूंद, फॉर्म फ्रॉम दिस सोयल दिस एयर। इस लाइन के माध्यम से कवि ने अपने देश के प्रति प्यार को इजहार किया है। कहता है हमारा जो बॉडी है, हमारा शरीर का, हमारे शरीर के खून का एक एक कतरा यहां की मिट्टी और हवा से बनी हुई। कहां की मिट्टी की बात कर रहे हैं वो? अमेरिका की मिट्टी की बात कर रहे हैं। यानी माई बॉडी हैज बीन फॉर्म्ड बाय द सोयल एंड एयर ऑफ माई कंट्री अमेरिका एंड बोर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, और यहां के माता पिता से मैं जन्म लिया हूं। यानी आई एम बोर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम एंड देयर पेरेंट्स द सेम। ध्यान देना बच्चों, एक्चुअली कवि ने मानव समाज को डिफरेंट मुद्दे पर, डिफरेंट इश्यूज पर आपस में लड़ते हुए, झगड़ते हुए, बढ़ते हुए देखा है। इसलिए कवि अपनी इस कविता के माध्यम से अमेरिका के सारे लोगों को एकजुट करने का प्रयास करता है और यह बताना चाहता है कि व्हाई आर यू फाइटिंग टू वन अनदर, तुम सारे लोग एक दूसरे से क्यों लड़ रहे हो, क्यों मुद्दे पर डिफरेंट ओपिनियन रखते हो। ये जो दीवारें हैं जो हमें एक दूसरे को बांट देता, अलग करता है, वो क्यों है? जबकि हमें यह जानने की जरूरत है कि हम सब इस मिट्टी से बने हुए हैं, यहां की हवा से बने हुए हैं, यहां के माता पिता से जन्म लिए हुए हैं। हमारे माता पिता भी यहीं के माता पिता ने, हमारे ग्रैंडफादर भी यहीं के, ग्रैंडफादर के फादर भी यहीं के। यानी अगर इस लिंक को जोड़ा जाए तो हर इंसान एक माता पिता का संतान है। प्यारे बच्चों, आपको पता है इस पृथ्वी में सबसे पहले नर यानी एक मैन और एक वुमेन आए थे। बाइबल में कहता आदम और ईव आर द फर्स्ट मैन एंड वुमेन ऑन दिस अर्थ। इस दुनिया का पहला व्यक्ति आदम और ईव। हिंदू धर्म में कुछ और है। तो कवि ये बताना चाहता है कि हम सब एक ही मां बाप के जन्मे हुए हैं, हमारे शरीर में एक ही ब्लड है। आपको एक पिक्चर की सीन में याद दिलाना चाहूंगा। नाना पाटेकर की एक पिक्चर थी, बड़ी फेमस पिक्चर थी। उसमें एक डायलॉग था, साला मच्छर, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है। बड़ा, और क्रांतिवीर या कोई पिक्चर का नाम है, मुझे उतना याद नहीं है। बट उस पिक्चर में एक सीन यह था कि हिंदू और मुस्लिम आपस में लड़ते हैं। तो नाना पाटेकर क्या करता है कि अपनी उंगली और एक मुस्लिम की उंगली दोनों को साथ में रख करके एक पत्थर से कूच देता है। ब्लड निकल जाते हैं, दोनों का ब्लड मिल जाता है। लोगों से कहता है हिम्मत तो तुम इस ब्लड को अलग करके बताओ कौन हिंदू की है और कौन मुस्लिम की। यानी वो ये बताना चाहता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, राजपूत, ब्राह्मण वगैरह वगैरह ये सब समाज ने बांटा है। भगवान
हम सबको एक जैसा पैदा किया। सबके बॉडी में, बॉडी का कतरा कतरा एक है, उसमें कोई अलगाव नहीं है। तो भगवान ने जब हम सबों को एक बनाया है, तो फिर हम आपस में इंसान क्यों लड़ते? बड़ा सुंदर मैसेज कहता, बोर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम एंड देयर पेरेंट्स द सेम, यानी हम सबके माता पिता एक हैं। आई नाउ 37 years old। अब एक चीज मैंने बताया था, मैं अभी 37 साल का हूं, इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन। यानी कभी कहता है कि मेरी उम्र 37 साल है और मेरा स्वास्थ्य अभी बिल्कुल परफेक्ट अच्छा है। होपिंग टू सीच नॉट टिल डेथ, और उम्मीद करता हूं कि हमारा स्वास्थ्य हमारे मृत्यु तक ऐसा ही बना रहेगा। यानी यहां कभी यह बताना चाहता है कि हमारी जो विचारधारा है, हम जिस चीज को मानते हैं कि हम सब मानव एक हैं, हम में से कोई अलग नहीं है, हम सब एक माता पिता के संतान हैं, इस प्रकार की विचारधारा हमारी तब तक रहेगी जब तक मैं मर नहीं जाता हूं। यानी कभी कहता है कि चाहे लोग कुछ भी कह दे, कुछ भी कर ले, मैं अपनी अवधारणाओं को बदलने वाला नहीं हूं। अब थोड़ा सा जिस लाइन से कभी को प्रॉब्लम हुआ था अमेरिका में, कहता है क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एवियंस। ये जो धार्मिक मान्यताएं या जो सिस्टम ऑफ थॉट जो है, यानी हम जिस विचारधारा को मानते हैं, हमारे यहां अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, अलग अलग धार्मिक मान्यताएं हैं, थोड़ी देर के लिए उसको हम स्थगित करें। कहते रिटायरिंग बैक ए वाइल सफिस्ट एट व्हाट दे आर बट नेवर फॉरगॉटेन। कहता है हमारे देश में इतने प्रकार के मान्यता मानने वाले लोग हैं, इतनी धर्म है, इतनी विचारधारा है। मैं चाहता हूं कि आप इन सारी चीजों को थोड़ी देर के लिए विराम दे दें। हालांकि इस काफी मात्रा में यह है जिसको भुलाया नहीं जा सकता। उन परंपराओं को, उन सिस्टम्स को, उन बिलीफ्स को, लेकिन मैं चाहता हूं उसे थोड़ी देर रोक दिया जाए। आई हर्बर फॉर गुड एंड बैड। कभी कहता है मैं दोनों को मानता हूं, मैं दोनों चीजों में विश्वास करता हूं, अच्छाई में भी विश्वास करता हूं और बुराई में भी विश्वास करता हूं, क्योंकि अच्छाई का एग्जिस्टेंस तभी है जब बुराई है। अगर बुरा नहीं हो तो अच्छाई का कोई महत्व नहीं। यानी हम दोनों चीज को मानते हैं कि बुराई भी है और अच्छाई भी है। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हजार। कभी को लगता है शायद कि इन बातों से कुछ लोग दुखी हो सकते हैं, क्योंकि विभिन्न धर्म के मानने वाले लोग हैं। तो कहता है चाहे जितना भी खतरा हो, मुझे बोलने से कोई नहीं रोक सकता है। मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं बोलूंगा, आप मुझे रोक नहीं सकते हो। नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। क्योंकि प्रकृति जो होता है वो किसी के रोकने से रुकता नहीं है, उसमें एक ओरिजिनल एनर्जी होता है, एक स्वाभाविक, एक वास्तविक ऊर्जा, जिस प्रकार प्रकृति में होता है। जिस प्रकार प्रकृति की सुंदर छटाओं को या प्रकृति के रूल्स को कोई ब्रेक नहीं कर सकता है, उसी प्रकार में प्रकृति की तरह अपनी पूरी ओरिजिनल एनर्जी के साथ मैं रहूंगा। और मैं यही चाहता हूं कि दुनिया के सारे लोग, खासकर को अमेरिका के लोगों को एक सूत्र में जोड़ने का प्रयास किया है, वो ये समझें कि ये जो धार्मिक मान्यताएं हैं, जो ऑब्स्टेकल्स है, जो हमें बांटता है, जो हमें एक दूसरे को दूर करता है, हम उन सारी चीजों को छोड़ करके एक हो जाएं, क्योंकि हम सब एक मां बाप के संतान हैं और जिंदगी को बड़ी खूबसूरत ढंग से जिए।
किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम्स या फिर लड़ाई झगड़ा इस प्रकार की बातें जीवन में न करके आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। इसलिए कभी कहता है मुझे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, मैं खुद को एंजॉय करता हूं और खुद को जश्न मनाता हूं। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है you would have enjoyed this poem, and through this poem the poet wants to give us message to the humanity that we are born here from same parents. We should not fight to each other, we should be united, and we should enjoy our life and celebrate our life. Thank you। मैं चाहूंगा कि आप एक बार पूरी वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लें और इन सारी चीजों को आप कॉपी में जरूर उतार लीजिए। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ध्यान रहे, एक पॉइंट्स को याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में कहीं से भी पूछा जा सकता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।